on DD National. राजस्थान अरावली की पहाड़ियों के आंचल में बसी और थार के रेगिस्तान के सीने में समाई हुई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत। हमारे इस खास प्रोग्राम सुनहरे हाथ की आज की कड़ी में हम राजस्थान की राजधानी का रुख करते हुए आपकी मुलाकात कराएंगे जनाब राम गोपाल सैनी जी से। जनाब गोपाल सैनी साहब जयपुर के खास फन ब्लू पॉटरी के माहिर कारीगरों में शुमार किए जाते हैं। आइए जानते हैं पिंक सिटी यानी जयपुर शहर की ब्लू पॉटरी के बारे में जनाब गोपाल सैनी साहब की जुबानी। जनाब राम गोपाल सैनी बचपन से ही आर्ट और अदब के शौकीन रहे। शुरुआत से ही मुसव्वरी की तरफ आपका रुझान रहा। आला तालीम हासिल करने के साथ साथ आपने जनाब कृपाल सिंह शेखावत से मुसव्वरी और पोट्री के दांव पेश सीखे और अपनी जिंदगी के 4 साल अपने उस्ताद की सरपरस्ती में इस फन की खिदमत में गुजारे। साथ ही साथ आपने अपने दीगर शौक को भी जिंदा रखा और मौसीकी और फोटोग्राफी में भी अपने हुनर को आजमाया। लेकिन पॉटरी और पेंटिंग के हुनर को इन्होंने इस बारीकी और खूबसूरती से मुत्तहिद किया कि आपके हाथ की पॉटरी देखने के काबिल है। जयपुर ब्लू पॉटरी को इन्होंने अपना पेशा चुना और इस नफासत से कि एक कारीगर से एक माहिर कारीगर होने तक का सफर तय किया कि हुकूमत हिंदुस्तान आपके फन की कायल हुई और नेशनल अवार्ड से आपकी इज्जत अफजाई की। हर प्लेटफॉर्म पर आपके काम और काबिलियत को सराहा गया। अपने उस्ताद कृपाल सिंह शेखावत की इस मीरास को आपने नई पीढ़ी तक बड़ी जिम्मेदारी से पहुंचाया। आप जैसे फनकारों की खिदमत और कोशिशों का ही नतीजा है कि आज ब्लू पॉटरी जैसी कदीम कारीगरी हमारे बीच अपने सही रंगो कता में मौजूद है। तो पेंटिंग से बीए किया मैंने और एमए भी ड्राइंग एंड पेंटिंग में किया है। इसी के साथ साथ में मैंने कई कलाओं को साथ में लेके चला। जैसे अपने म्यूजिक में भी मैंने किया, जिसमें वाद्य यंत्र गिटार जो है उसको भी किया, ड्रामेटिक्स में भी किया और फोटोग्राफी में भी किया। ऐसे कई कलाओं का वो आपने जैसे भी समय मिला उनको सीखने का प्रयास किया, लेकिन पेंटिंग मेरा मुख्य रहा। मैंने एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग करने के बाद में कृपाल सिंह जी की कला साधना पे पीएचडी एक मैंने सब्जेक्ट लिया और कृपाल सिंह जी का श्रेय इस ब्लू पॉटरी को जाता है कि उन्होंने इसको ज़्यादा हाईलाइट जो जयपुर की ब्लू पॉटरी को हाईलाइट जो किया कृपाल सिंह जी ने किया। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उन पे ही पीएचडी कर रहा था। तो हालांकि पीएचडी तो कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन मैं इस क्षेत्र में मुझे वहाँ कारीगरों को काम करता हुआ देख के, वो जो काम करते थे उनको देख के मेरे मन में ऐसा एक जागृत हुई कि मुझे भी इस क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। और तभी से मैंने
वहीं से इसमें लगन रही। मैंने 4.5 साल उनके यहाँ सानिध्य में वर्क किया। उसके बाद में अपना वर्कशॉप लगाया और बहुत कुछ वहाँ से सीखा। और वहाँ के अलावा यहाँ पे अपना अलग हटके कुछ क्रिएटिव वर्क किया, जैसे जालियाँ काटना है, एम्बोजिंग करना, और इसमें मिनीचर यानी मिनीचर जो पेंटिंग गिलहरी की बालों से जो पेंटिंगें बनाई जाती है उनका समावेश भी इसमें किया मैंने। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है, जयपुर ब्लू पॉटरी में नीला रंग खास होता है और ये नीला रंग एक खास किस्म के डाई के इस्तेमाल से आता है। जयपुर ब्लू पॉटरी बाकी पॉटरी से इसलिए अलग है कि इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे इसमें एक नीम शफाफ यानी हल्की ट्रांसपेरेंट झलक आती है। दरअसल जयपुर ब्लू पॉटरी में किसी तरह की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस पॉटरी को सिलिका के पाउडर से तैयार किया जाता है। इस पाउडर को उमूमन कतीरा गोंद के पाउडर के साथ मिलाकर आटे नुमा मिक्सचर तैयार किया जाता है और फिर इस पे नीले रंग की डाई की जाती है। जयपुर ब्लू पॉटरी की नौयत यह है कि इस पर जानवरों, फूल पत्तियों और चिड़ियों की तस्वीरें बनाई जाती हैं, जिनकी तर्ज मिस्र या मंगोल पेंटिंग्स की तर्ज से शबाहत रखती हैं। गोपाल साहब ने ब्लू पॉटरी की कदीम और असल शक्ल को बरकरार रखा और आपके हाथों से बनाए गए पॉटरी के सामान पर वही पुरानी तर्ज की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जिस तरह इंसान और मिट्टी की तारीख है, वैसे ही जयपुर शहर और ब्लू पॉटरी का भी रिश्ता है। सन 1727 में जब सवाई जयसिंह दोयम ने जयपुर शहर को बसाने की बुनियाद रखी, उस वक्त हिंदुस्तान के हर कोने से फनकारों और कारीगरों को जयपुर मदऊ किया गया और नौकरियां फराहम कराई गईं। उस वक्त दिल्ली के रास्ते ब्लू पॉटरी जयपुर में दाखिल हुई। हालांकि ब्लू पॉटरी की तारीख को और टटोला जाए तो मालूम पड़ता है कि इस फन की शुरुआत ईरानी पॉटरी की कारीगरी और मंगोलियन ब्लू डाइंग के तरीके को मिलाकर पॉटरी करने से शुरू हुई और हिंदुस्तान में ये फन 16वीं सदी में मुगलों के हमरा यहाँ पहुंचा। शुरुआती दौर में ब्लू पॉटरी के जरिए सिर्फ टाइल्स बनाए जाते थे, जिसकी मदद से मुगल अपनी मस्जिदें और दरबार सजाया करते थे। वक्त के साथ जब ये फन कश्मीर के कारीगरों ने सीखा तो उन्हें इसमें काफी गुंजाइश दिखाई दी और वहां से ये फन दिल्ली के मैदानी इलाकों में आया और ब्लू पॉटरी के बर्तन और छोटी घरेलू अशिया बनाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। इस तरह सफर तय करते करते ये फनकारी जयपुर पहुंची और यहीं इस फन की सही नशोनुमा हुई। आज जनाब राम गोपाल सैनी जैसे फनकार इस कारीगरी की तरक्की की समत में शिद्दत के साथ वक्त लगा रहे हैं। इस काम को तरतीब से अंजाम देने के लिए इन्होंने एक कारखाने की बुनियाद रखी, जिसका नाम राम गोपाल ब्लू पॉटरी है। आज से तकरीबन 21 साल पहले जनाब राम गोपाल सैनी ने जयपुर शहर में इस कारखाने की बुनियाद रखी। आज इस कारखाने में आपके अलावा 8 और कारीगर काम करते हैं। सर मेरे को 2015 में 15 साल हो जाएंगे। जहाँ पे हम रहते हैं तो हमारे मालिक भी जो है हम में घुल मिल के ही काम करते हैं और ऐसा हमसे अलग व्यवहार नहीं करते। उनको कोई बता नहीं सकता है कि ये मालिक है, ये मजदूर है। सब हमसे अच्छा तालमेल है और अच्छा हमको मतलब साथ देते हैं।
राम गोपाल ब्लू पॉटरी के नाम से मशहूर इस कारखाने में सीखने की चाहत रखने वाले लोगों को ब्लू पॉटरी के दांव पेंच भी सिखाए जाते हैं। इस कारखाने में हर तरह की ब्लू पॉटरी की अशिया बनाने के माकूल इंतजामात और वसाइल मौजूद हैं। यहाँ ब्लू पॉटरी का सामान असली तर्ज पे बनाया जाता है और पूरी दुनिया में भेजा जाता है। राम गोपाल ब्लू पॉटरी के खरीदार जनूबी अमेरिका, इटली और इंग्लैंड तक फैले हुए हैं। इस कारखाने की खास बात यह है कि यहाँ ब्लू पॉटरी का पूरा तरीक़ेकार हाथ से अंजाम दिया जाता है। किसी भी तरह की मशीनी मदद यहाँ नहीं ली जाती। यही वजह है कि पूरी दुनिया से खरीदार इस कारखाने की बनी अशिया को इसकी असल तर्ज के लिए पसंद करते हैं। यहाँ काम करने वाला हर कारीगर एक फनकार तो है ही, और साथ ही साथ इस फन के जरिए तैयार किए जाने वाली अशिया के तवील तरीक़ेकार से पूरी तरह वाकिफ है। क्योंकि टोटली ये मैनुअल प्रोसेस है, इसमें कहीं भी मशीन का इस्तेमाल नहीं है। केवल सिलिका ही नहीं, इसमें इसको पकड़ बनाए रखने के लिए इसमें कतीरा, गोंद, तिरसा की गम भी डाला जाता है, और साजी का कुछ रेशू और मुल्तानी और ग्लास पाउडर इसमें मिक्स करके आटे की तरह इसको हल्का सा गीला करके एक दिन पहले इसको रख दिया जाता है। दूसरे दिन कोई भी शेप देने के लिए हम लोग क्या है, पीओपी की, ये जैसे मान लो कोई फ्लैट आइटम बनाना हो तो वो तो जनरली जैसे टाइल्स वगैरह हो या इस तरह का कोई भी हो, वो तो हम लोग जनरली वैसे फ्लैट बना लेते हैं। लेकिन जैसे कोई सुराही वाश हो, कोई प्लेट हो, या भी अनेक प्रकार जो किस्म के जो डिज़ाइन शेप देना चाहेंगे तो उसको एक मिट्टी का एक पहले आकार तैयार करते हैं, उससे हम पीओपी की डाई ले लेते हैं, और डाई लेने के बाद में उस मसाले को जो हमने तैयार किया गया है, थापी से उसको कूट के चपाती बना ली जाती है, उसको उस डाई के अंदर डाला जाता है, उस शेप में उसको बना दिया जाता है, और उसके अंदर कंडों की जो राख होती है उसको उसमें डाला जाता है, क्योंकि वो लाइट वेट भी होती है, नमी को जल्दी ऑब्जर्व करती है। फिर उसको पलट के सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो सूख जाएगा तो उसी आकार में वो बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद में हम लोग जैसे बाउल बनाना हो तो मान लो उसको घिस के फिनिश करते हैं, उसके बाद में वो डिज़ाइन के लिए तैयार हो जाती है। इसमें कलरों का इस्तेमाल होता है, टोटल ही मेटेलिक ऑक्साइड्स कलर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें इसके कोबाल्ट ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड इसके मुख्य दो कलर हैं, जिससे ही इसका नाम ब्लू पॉटरी मिला। इससे वैसे पर्शियन नाम इसका संगीन था। तो उसके बाद में हम लोग गिलहरी के बाल की से हम लाइनिंग करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। उसके बाद में जैसे अदर जो पेंटिंग जो करते हैं तो उसमें पहले कलर भर के फिर बाद में लाइनिंग करते हैं, लेकिन जो लाइनिंग हम लोग पहले करते हैं वो परफेक्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग उसमें रंग भरा जाता है। रंग भरने के बाद में इस पर एक ग्लेज का आवरण चढ़ाया जाता है। उसके बाद में भट्टी के लिए इसमें क्या है कि बॉटम की तरफ हमको ग्लेज को छुड़ाना पड़ता है। जब हम फायरिंग करते हैं तो पटली, अगर ग्लेज को नहीं छुड़ाएंगे तो वो जो जिस पटली पे रख के हम उसको फायर कर रहे हैं तो उससे चिपक जाएगी। चिपकने से बाद में वो ब्रेक होने की चांसेस, जब उसको छूटेगा नहीं तो वो टूट सकता है। फायरिंग आज भी ट्रेडिशनल तरीके से ही की जाती है। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक भट्टियाँ वगैरह भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन हम लोग अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से ही कर रहे हैं। फायरिंग जो करते हैं हम दो तरफ से करते हैं, और रेगुलर हम कम से कम पहले 4 या 4.5 घंटे पे पक जाती थी, क्योंकि सुहागा जो आज आ रहा है वो थोड़ा 19 आ रहा है, और मेल्ट होने में सुहागा का रोल काफ़ी होता है। आज 5-5.5 घंटे हम लोगों को लग जाते हैं करीब। जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में हम उसको पैक कर देते हैं और शोरूम के लिए तैयार हो जाता है। ये बड़े अच्छे शोरूम हो, घरों की शोभा बढ़ाना, इंटीरियर का काम करना, वो इसके लिए तैयार हो जाती है सर। अकेले हिंदुस्तान में ही अगर गौर किया जाए तो बेशुमार तरीके की पॉटरी के फन मौजूद हैं, और हर पॉटरी की अपनी मुनफरिद खुसूसियात हैं। इसी तरह जयपुर ब्लू पॉटरी के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें इस्तेमाल किया गया नीला रंग इसे एक शाही किरदार अता करता है।
शायद यही वजह है कि ब्लू पॉटरी की मांग बाजार में बहुत ज्यादा है। पहले के वक्त में ब्लू पॉटरी की अशिया पर फूल पत्तियों के और ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाए जाते थे, लेकिन आज जमाने के चलन और मांग के मद्देनजर इन डिजाइनों की फहरिस्त काफी लंबी हो गई है और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, गैर मुल्की खरीदारों के बीच भी ब्लू पॉटरी काफी मशहूर रही है। खुद राम गोपाल ब्लू पॉटरी के बनाए हुए सामान की फरोख्त कई बाहरी मुल्कों में की जाती है। आज के दौर में लोग अपने घरों के अंदरूनी हिस्सों को मुगलिया तर्ज पर आरास्ता करना पसंद करते हैं, जिसके लिए ब्लू पॉटरी के बने टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। हर तबके के लोग अपनी जरूरत और हैसियत के हिसाब से ब्लू पॉटरी की छोटी बड़ी अशिया को खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन चीन में बने सामान के हिंदुस्तान के बाजार में आ जाने से फन और फनकार दोनों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। हाँ, मार्केट ब्लू पॉटरी का जैसे पहले भी बहुत अच्छा था। पहले क्या है कि थोड़ा कम था, मैं समझता हूँ आज मार्केट बहुत अच्छा है। बीच में एक दौर आया था, यानी 90 से 2002, 3-4 तक बड़ी डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड थी। उसके बाद में जैसे जो चाइना वालों ने जब पॉटरी का मार्केट में किया तो उन्होंने कहा साहब ये लेड फ्री है। लेड फ्री नहीं है, लेड है इसमें, तो इसलिए क्या है वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। अदरवाइज़ तो मैं समझता हूँ कि मार्केट में तो कोई कमी नहीं है, बस प्रोडक्शन में ज़रूर कमी है, क्योंकि इतना जल्दी इसका फास्ट होता नहीं है। वो चाइना वालों ने, उनका मशीनरी है तो वो फास्ट हो जाते हैं। और डिमांड तो मैं समझता हूँ तो कम तो नहीं है। बीच में जो दौर चला था उसके अकॉर्डिंग आज थोड़ा सा कम है, लेकिन अच्छी चीज़ों का आज भी डिमांड है। हालांकि ऐसा कहना पूरी तरह ठीक ना होगा कि चीन से आकर बिकने वाला ब्लू पॉटरी का सामान असली नहीं था, लेकिन राम गोपाल ब्लू पॉटरी के कारखाने में बने सामान के तरीक़ेकार में किसी तरह की मशीनी मदद नहीं ली जाती, यानी इसे पुराने रिवायती तरीके से ही तैयार किया जाता है। कई मकामात पर ब्लू पॉटरी को इस वजह से नकार दिया गया क्योंकि इसमें लेड का इस्तेमाल किया जाता है और माहिरीन का मानना है कि लेड के इस्तेमाल वाले बर्तनों में खाना खाने से सेहत पर असर पड़ता है। इस मुद्दे के मद्देनजर आज कई कारीगर अपने ब्लू पॉटरी के सामान में लेड का इस्तेमाल बंद कर चुके हैं, जिसे लेड फ्री ब्लू पॉटरी कहा जाता है। जमाने की मांग का पूरा ख्याल रखते हुए जो बदलाव आए हैं, उसके बावजूद ब्लू पॉटरी को अपने कदम जमाए रखने में दिक्कतें पेश आती हैं। अपने तैयार सामान को बेचने के लिए कारीगरों को पूरी तरह एक्सपोर्टर्स और ताजरों पर मुनहसिर रहना पड़ता है। पहले जमाने में तकरीबन 40 से 50 यूनिट इनके प्रोडक्शन में लगा करती थी, लेकिन आज के दौर में ये तादाद घट के काफी कम हुई है और नई पीढ़ी अपने पुश्तैनी काम और फन की खिदमत के बजाय दूसरे कारोबार और नौकरियों की जानिब रुख कर रही है, क्योंकि वहां उन्हें बेहतर पैसा या कमाई नजर आती है। हम ग्लेज बनाते हैं, उसमें लेड ऑक्साइड गिरते हैं, जैसे सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं। सर देखिए, साइंस का युग है, लेड हानिकारक तो है ही, लेकिन इतना ये तो है नहीं ना कि भाई वो कोई वाटर कलर या पोस्टर कलर हो कि उसमें कुछ डाला और वो घुल के आ गया हो। सर 500 साल के लगभग हमारे पे मुगल शासक राज्य किया, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, उन पे तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, उस समय साइंस का युग नहीं था, इतनी गहराई पे नहीं जानते, लेकिन ये ज़्यादातर मैं ये कहूँगा कि ये इंटीरियर या डेकोरेटिव आइटम ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा कोई खाने वाली कोई बात ही नहीं है। और कोई ऐसा कोई बर्नार्ड लीज जो दुनिया का सबसे, जो जिसने पॉटरी पे, दुनिया भर की पॉटरी पे एक बुक से लिखी, उसमें भी जयपुर ब्लू पॉटरी के बारे पे उन्होंने लिखा कि ऐसा नहीं, क्योंकि ये 1200 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर में तो पहले हम लोग ग्लेज तैयार करते हैं, उसके बाद में 800 के लगभग ये इसको पकाते हैं, तो जो ज़्यादा हानिकारक जो तत्व होंगे तो वो तो उसी में चले जाते हैं। जहाँ लेड का है तो जहाँ सिंदूर जो कांच जितने भी होंगे तो उसमें लेड तो सभी जगह होते हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना हार्मफुल, लेकिन गिरता तो है, ये हम ना नहीं कर सकते।
इस तरह धुंधलाते हुए फनून की हिफाजत और तरक्की के लिए कई गैर सरकारी तंजीमें काम कर रही हैं, जिनमें से विरासत नामी तंजीम खास तौर पर हिंदुस्तान के अंदरूनी हिस्सों में बसे फनकारों और बाशिंदों को पहचान दिलाने का काम करती है। So Virasat is basically an organization which was set up almost 4 years back with an idea that when people should actually come and discover the real city, it is not that the people should be restricted to the monuments or to the drivers or to the guides. It's basically when they come, they should walk in the streets, understand the local market, they should understand how the city functions basically, whether it's from its morning till late evening activities. The monuments do not make a city, it's the people who make the city, that's what I say. So basically it should be when they mingle up with the local people, they mingle up with the local artisans, then they come to know how the city has actually functioned since its inception. So that's the main idea of starting up Virasat, and we take a pride wherein we do walking tours, we conduct workshops wherein we can walk with the people, show them the real city as we show it to our relatives and friends. That's the main idea of Virasat experiences. जनाब राम गोपाल का मानना है कि जब तक हुकूमत की तरफ से इस कारीगरी की बेहतरी की समत में कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक इन हालात में सुधार आना मुश्किल है। आपके ख्याल में हुकूमत को या ब्लू पॉटरी के मैदान में काम कर रहे साहिबे हैसियत फनकारों को तरबियती कैंप लगाने की जरूरत है, जहां सीखने की चाहत रखने वाले लोगों को इस फन की मुफ्त तालीम दी जाए और इस फन की तिजारत के गुण भी सिखाए जाएं। इन्होंने अपने खानदान में इसे अगली पुश्त तक पहुंचाने का काम जिम्मेदारी से अदा किया है। आपकी दोनों बेटियां इस काम में दिलचस्पी रखती हैं और अपनी स्कूली तालीम भी हासिल कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक समय था कि जैसे जो पिता जो वंशानुगत जो काम होता है, जैसे मान लो एक पिता जो मैं जैसे पॉटरी कर रहा हूँ, अगर मेरे बच्चे भी इसी में लाइन में आएंगे तो जो जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ वो उससे एक कदम आगे ही निकलेंगे, क्योंकि जितना जो मैंने संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुँचा, माना कि उसको वो चीज़ तो उनको करनी नहीं पड़ेगी, वो आगे और स्ट्रगल कर सकते हैं। और कलाओं का जितना आप देखिएगा, पुराने कलाओं को क्यों इतनी विकसित होती थी, वो वंशानुगत चलती थी। आज मान लो नया व्यक्ति इससे जुड़ेगा तो वापस ABCD से स्टार्ट होगा, वो बॉटम से स्टार्ट होगा। तो इसलिए क्या होता है, यही कारण है कि वो जो जितना उत्थान या इसमें आकर्षण जो होना चाहिए, जब तक वो आता है तब तक उसकी उम्र हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो वंशानुगत वो जो अपने बच्चों को सिखाएं तो बढ़िया रहे, मैं तो यही कहूँगा। और नहीं सिखाने का रीज़न क्या होता है कि मान लो कि मैं कर रहा हूँ, जो मुझको इतना नहीं मिल पा रहा, तो वो ये देखते हैं कि मैंने इतना संघर्ष कर रहा हूँ तो बच्चों को क्या करेंगे, बच्चे आगे आने समय पे और इतनी महंगाई होती जा रही है, तो कोई बात नहीं, वो उसको क्या है लाइनिंग चेंज करा देते हैं। ये थोड़ा सा एक समस्या आ रही है, वरना मेरा तो मानना, वो उनकी भी मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो क्योंकि वो इकोनॉमी के हिसाब से आज के माहौल के हिसाब से चलने के लिए वो सोचते हैं। लेकिन मेरा मानना है अगर कलाओं में वास्तव में ही विकास या उत्थान करना है या उसमें निखार लाना है तो उसको परंपरागत ही प्रोत्साहन मिलता रहे, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसा कि हर फन की नशोनुमा के लिए जरूरी है कि स्कूली तालीम के साथ साथ फन और कारीगरी के दांव पेच भी बच्चों को एक माकूल उम्र से सिखाए जाएं। ठीक ऐसी ही सोच ब्लू पॉटरी के मुतालिक भी रखी जाती है। अगर इस तरह के कदम न उठाए गए तो ये नायाब फन बस खत्म होने की कगार पर है। इस तरह जैसे जितनी भी कलाएं थी तो ये सब राज्य आश्रित में फली है, फूली है और विकसित हुई है, क्योंकि जैसे राज दरबार से उनको जमीन दे दी जाती है, नाज वहाँ हो जाता था, या समय समय पे वो जो अच्छी कलाकृतियाँ बनाते थे या अच्छी पेंटिंग बनाने वाला पेंटिंग अच्छी बनाता था या मूर्तिकार अच्छी मूर्ति, तो उनको इनाम बख्शिश की जाती थी। उससे क्या उनका दिनचर्या रनिंग जो हो जाता, खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी।
और उसके बाद में समय समय उनके एक कलाकार मान सम्मान का भूखा होता है, तो वो उनको समय समय पे उनको मान सम्मान मिलता रहता था। तो ये एक उसी प्रकार से अगर आज की राजा क्या है, जो सरकार चला रहे हैं वो राजा है। तो मैं इस तरह यही चाहूँगा कि इस तरह के जो कलाकार जो है सीनियर कलाकार, उन लोगों को इस तरह का इंस्टीट्यूट खुलाया जाए, वहाँ पे उनकी सारी मतलब उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसी सुविधाएं अवेलेबल कराई जाए और जगह जगह पे इस तरह का वर्कशॉप लगाया जाए, जो हालांकि लगा रहे हैं, लेकिन इस तरह का उसको पूरा प्रोत्साहन उसको दिया जाए, तो ये कला नेचुरल है कि वो आगे बढ़ेगी और लुप्त होने की से बच भी जाएगी। और कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन मैं ये चाहता हूँ पूर्णतः इसमें हस्तक्षेप करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। Problems can be funding, the requirement of the people. You know, the best example would be the potters. Today there are a lot of China-made lights. Earlier the Diwali used to be with the mud diyas. हर घर में एक दिया जलता था, कई दिए जलते थे, हर मोहल्ले में काफ़ी दिए जलते थे। आज लाइट्स इतनी आ गई है कि दियों की तो क्वांटिटी हो गई है कम, and that's a major problem, the requirement of the end customer. When they find some easy things out of it, they will not move to that. I think the best example would be the potters, and I think that's the major thing you can understand. You talk about the miniature artist people, they can just try and sell their product to the foreign nationals who will appreciate it. Today what we require in our houses is only, we cannot afford a miniature painting in our house because it's very, very costly, and people are looking to just repay their loans right now, so they are not, the purchasing power has really gone down. So I think they should come up with some contemporary kind of things which is much cheaper, what can be affordable by each and every household, and that's the best solution to these people. You know, enamel is something like which is very expensive, it's on gold and diamonds, so not everyone can purchase a gold and diamond sets. So I think something like contemporary art on silver should be started, which ranges up to like 500 to 1000 rupees, and can be like cufflinks, or can be like pendants, can be like earrings, which can be affordable by each and every household, and that's how they can actually make a lot of living in that. So I think contemporary art should be started by these artisans. राम गोपाल सैनी जी ने कई फनून के मैदान में अपने कदम जमाए और एक कामयाब फनकार कहलाए। अपनी काबिलियत और अहलियत के बूते पर आप जो पेशा चाहते चुन सकते थे, लेकिन आपने अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का फैसला लिया और पॉटरी की खिदमत में अपना सारा इल्म और वक्त लगाया। इंसान और दौर तो फानी हुआ करते हैं, रियासतें बसाई और उजाड़ी जाती हैं, कभी भी हालात यकसा नहीं रहते, लेकिन जनाब गोपाल सैनी जैसे फनकारों की कोशिशों का नतीजा है कि ब्लू पॉटरी और इस जैसे कई कदीम फन आज भी अपने दौर की छाप लिए हमारे बीच में जिंदा हैं। और हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश भी कुछ यूं ही रहेगी कि इन सब फनकारों और फनून से आपको रूबरू करवाते रहें। तो आज के सफर को यहीं खत्म करते हुए हम विदा लेते हैं। शुक्रिया। Got it.